जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महासू एकेडमी सोलन में। तो महासू एकेडमी सोलन के यूट्यूब चैनल पे 2 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। हर सैटरडे और संडे को हम महासू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मॉक टेस्ट की वीडियो डालते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो 2026 के अंदर आर्मी अग्निवीर के रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रही है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, WMP यानी गर्ल्स के लिए भी आर्मी की भर्ती ये है इस बार। तो आप उन लोगों तक भी ये जो मॉक टेस्ट है वो जरूर पहुंचाए। और जो ट्रेडमैन है वो चाहे 8th पास है चाहे 10th पास है, उनके लिए भी ये जो वीडियो है वो बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आप लोग भी इसको जरूर एज अ मॉक टेस्ट लगाए। अब आपने इसको एज अ मॉक टेस्ट लगाना कैसे है, यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन है वो रीड करूंगा। आपने वीडियो पॉज करके अपना जो फाइनल आंसर है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको उसका फाइनल आंसर बताऊंगा। तो इसी तौर पे आपने मॉक टेस्ट लगाना है और जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका जो स्कोर है वो 50 में से कितना रहा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव, बछेंद्री पॉल, प्रेमलता अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बछेंद्री पॉल, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें बछेंद्री पॉल की तो ये 24 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े थे। तो ये आपने डेट ध्यान देनी है, 24 मई 1984 जो बछेंद्री पॉल है ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े थे और ये भारत की पहली महिला बनी थी। भारत का कौन सा राज्य उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर या नागालैंड। तो जो उगते हुए सूरज की भूमि है वो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी भारत में स्थिति क्या है? तो ये भारत का पूर्वी राज्य है जहां पर भारत के 28 राज्य में सबसे पहले सूरज उगता है। 2015 के भूकंप के बाद नेपाल की सहायता के लिए भारत का कौन सा सैन्य अभ्यास था? यानी जब 2015 के अंदर नेपाल में भूकंप आया था जिससे काठमांडू नेपाल के अंदर भारी तबाही हुई थी, भारत ने उनकी सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन संकट मोचन, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन सनराइज। तो 2015 के भूकंप के लिए भारत ने नेपाल की सहायता के लिए जो ऑपरेशन चलाया था वो ऑपरेशन मैत्री है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये SSB के द्वारा, जो हमारे सशस्त्र सेना बल है उनके द्वारा ये चलाया गया था। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय उपग्रह मौसम और जलवायु पैटर्न की निगरानी करता है? यानी भारत का इसमें से कौन सा वो सैटेलाइट है, उपग्रह है जो वेदर की जो क्लाइमेट है उसके पैटर्न को देखता है या उसकी देखरेख करता है? GSAT 29, कार्टोसैट 2, इनसैट, 3DR या रिसेट 1। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इनसैट 3DR के द्वारा ये चीज देखी जाती है कि जो भारत में मौसम है और जलवायु है, यानी जो वेदर है और क्लाइमेट है उसका पैटर्न क्या रहा और उसकी जो देख रेख है वो इनके द्वारा की जाती है। और बात करें इनसैट 3DR की तो ये इसरो के द्वारा ये विकसित किया गया है, यानी इसरो ने इसको बनाया है। और बात करें इसरो की, ये यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इम्पोर्टेंट है, इसका आपने ध्यान देना है। जो इसरो है इसकी सबसे पहले तो स्थापना पूछी जाती है कि इसकी स्थापना हुई कब? तो मैं स्थापना की बात करूं तो 15 अगस्त 1969 को इसरो बना था। और कभी पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये बंगलुरु के अंदर है। ये भी आपने ध्यान देना है कि इसरो का जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वो कहाँ पे है। आपने राइटिंग की ओर नहीं जाना है क्योंकि इसमें प्रॉपर नहीं लिखा जाता है। और अध्यक्ष की बात करें कि जो इसरो का अध्यक्ष है वो कौन है, तो अध्यक्ष की बात करें वर्तमान में तो डॉक्टर वी नारायणन इनके अध्यक्ष है, जो
25 और 26 के अंदर ये रहने वाले हैं, ये भी ध्यान देना। पूछा जाता है करंट अफेयर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। जो इस बार है अग्निवीर में वो ये रहने वाले हैं, तो इसका आपने ध्यान देना। के बारे में बताना है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 4 अक्टूबर, 8 दिसंबर या 26 जनवरी। तो जो आर्मी डे है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकसित करना या डिजिटल एजुकेशन यानी डिजिटल शिक्षा। तो आयुष्मान भारत जो योजना है वो किस पर्पज से बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिक्षा, तो स्वास्थ्य सेवा जो आर्थिक रूप से यानी जिनके पास पैसे नहीं थे उनके इलाज के लिए सरकार के द्वारा 5 लाख की जो राशि है वहां तक मुफ्त ऑपरेशन और उनकी जो मेडिसिन का खर्चा है वो भारत सरकार के द्वारा ये उठाया जाता था। तो आयुष्मान भारत किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त सेवाएं। और अगर बात करें कि जो आयुष्मान भारत योजना है ये शुरू कब हुई थी, तो ये आपने ईयर भी ध्यान देना है। 2018 के अंदर आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो जो 1930 में दांडी मार्च हुआ था इसका जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन जो यहाँ पे डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कि ये जो दांडी मार्च है ये कब शुरू हुआ था, तो अगर शुरू की बात करें तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था? तो जो आश्रम है साबरमती वहां से ये आश्रम से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से। और हुआ कब था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। और इसका जो अंत है वो 6 अप्रैल 1930 को किया गया। ये भी आपने ध्यान देना है कि शुरुआत तो 12 मार्च से हुई थी लेकिन जो इसका समापन है वो कब किया गया था? तो 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त किया गया था। और कहाँ पर ये खत्म किया गया था? तो दांडी नामक स्थान पे इसको समाप्त किया गया था। और इसका नेतृत्व करने वाले थे महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता या महात्मा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिया गया है। ये एडिटिंग प्रॉब्लम है तो आपने इसमें थोड़ा सा देख लेना है, एडिटिंग मिस्टेक है ये। यहाँ पे ए, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये यहाँ पे सी हो जाएगा, ये डी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो दक्षिण की गंगा है वो कावेरी को कहा जाता है। अगर हम इसमें फैक्ट देखें तो जो संस्कृति और पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के आधार पे है वो दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा गया है मुख्य रूप से। लेकिन आपने कभी कभार पढ़ा भी होगा कि जो वृद्ध गंगा है और दक्षिण की गंगा है वो गोदावरी को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो दक्षिण की गंगा है वो आपने ध्यान देना है, दक्षिण की गंगा जो है वो कावेरी है और वृद्ध गंगा गोदावरी है, ये चीज ध्यान देना है। और इसको आप नेट के थ्रू भी देख सकते हैं। जितने आप अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करोगे आपको ये जो आंसर है वो ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री या पद्म भूषण। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भारत रत्न। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो एशियाई शेरों के लिए जो प्रसिद्ध है वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये गुजरात राज्य के अंदर स्थित है और ये एशियाई शेरों का एक प्राकृतिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1998 में भारत के लिए परमाणु प्रशिक्षण का कोड नेम क्या था? यानी जो 1998 में दूसरा परमाणु प्रशिक्षण जो पोखरण राजस्थान के अंदर किया गया था उसका नाम क्या रखा गया था, आपने ये बताना है।
ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम या स्माइलिंग बुद्धा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेशन शक्ति किस लिए चलाया गया? जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में दूसरा परमाणु प्रशिक्षण पोखरण राजस्थान के अंदर किया गया था, तो उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूरे भारत की जो 70% कॉफी है वो कर्नाटक राज्य अकेले उत्पादित करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की भूमिका क्या है? आतंकवाद विरोधी, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया या सीमा की सुरक्षा करना। तो जो इसका राइट आंसर होगा आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑप्शन डी कि जो बीएसएफ का काम है वो क्या होता है? ये होता है सीमा की सुरक्षा करना। जो भी हमारी सीमा बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ लगती है उसकी जो सुरक्षा है वो करता है यहाँ पे बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारतीय सुरक्षा बल। कौन सा भारतीय स्मारक स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है? हरमंदिर साहिब, मीनाक्षी मंदिर, अक्षरधाम या कोणार्क मंदिर। तो जो स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए हरमंदिर सिंह साहिब, जो अमृतसर पंजाब के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी जी भाभा या सतीश धवन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता यानी इसरो के पिता के नाम से जाना। यहाँ पे साइंस का हमारा पार्ट 2 सामान्य विज्ञान का आया। यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन 15 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, नमक का रासायनिक प्रतीक क्या है? यानी जो नमक है जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है उसका आपने सूत्र बताना है। इनमें से NaCl, KCl, CaCO3 या H2O। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ये प्रतीक है, ये हमारा सूत्र है किसका? नमक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? जड़, पत्ती, तना या फूल। तो जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस है ये प्रोसेस पेड़ों में कहाँ होता है, पौधों में कहाँ होता है? तो ये पत्तियों में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलम। तो जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वो एम्पियर है। ऑप्शन सी राइट होगा। और जो इसका संकेत है वो ए है, ए से एम्पियर को लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कौन सी गैस लेते हैं? यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधों के द्वारा कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो महत्वपूर्ण गैस है वो है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र CO2 है। ये पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जो जैसे पौधे अपने लिए भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वो हमारे लिए यानी जीव के लिए कौन सी गैस छोड़ते हैं? छोड़ते ऑक्सीजन है और वो लेते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20, त्वचा के सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने पर कौन सा विटामिन बनता है? यानी जब हमारा जो शरीर है वो सूर्य के संपर्क में आता है तो शरीर के अंदर कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 या विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के संपर्क में आने से बनता है। और अगर बात करें विटामिन डी की तो इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है और इसका जो अन्य नाम है इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। और अगर बात करें कि विटामिन डी के जो कमी के कारण है वो कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स जो रोग है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। मानक वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक क्या है? 90 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस।
यानी जो हमारा वायुमंडलीय दबाव है उसमें जो पानी का क्वथनांक क्या होता है, जैसे क्वथनांक बिंदु होता है, बॉइलिंग पॉइंट है, जिसमें जो पानी है वो उबलता है। तो ये यहाँ पे आपने ये आंसर देना है कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो पानी का क्वथनांक है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो उबलने लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में हार्मोन को नियंत्रित करने वाला अंग प्रणाली कौन सी है? पाचन, अंतःस्रावी ग्रंथि, श्वसन या परिसंचरण? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, ये हमारे शरीर को नियंत्रित करती है। पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना, लोहा, हीरा या क्वार्ट्ज? तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्राकृतिक में जो पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है वो है हीरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और बात करें हीरे का अपवर्तनांक कभी पूछा जाता है तो 2.42 इसका अपवर्तनांक है। और ये भी पूछा जाता है कि जो हीरे में चमक होती है वो प्रकाश की किस घटना के कारण होती है, तो होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो हीरा चमकता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? विवर्तन, केवल परावर्तन, ध्रुवीयकरण या अपवर्तन और प्रकीर्णन दोनों से? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रधनुष जो है वो अपवर्तन और प्रकीर्णन दोनों घटना के कारण बनती है। और ये भी ध्यान देना, जो इंद्रधनुष है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिसको आप विबग्योर बोलते हैं, ये भी आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 25, परमाणु संख्या 6 वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम? तो जो परमाणु संख्या 6 है इसमें से किसकी है ये आपने बताना है। तो जो कार्बन की है वो एटॉमिक जो नंबर है वो 6 होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नंबर 26, जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं तो कौन सा बंधन बनाते हैं? आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, धात्विक बंधन या हाइड्रोजन बंधन? तो जब एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करता है तो सहसंयोजक बंधन बनाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सहसंयोजक बंधन क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं। आवृत्ति को मापने वाली इकाई कौन सी है? हर्ट्ज, न्यूटन, पास्कल या जूल? तो तरंगों की जो आवृत्ति है वो हर्ट्ज में मापी जाती है और इसका जो एसआई मात्रक है वो मतलब जो इसका संकेत है मात्रक है वो HZ है, ये भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? लाल रक्त कोशिकाएं क्या है? रेड ब्लड सेल, यहाँ पे RBC जो शरीर में है वो कहाँ पर बनती है? यकृत में, तिल्ली में, अस्थि मज्जा में या गुर्दे में? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में। जो यहाँ पे RBC है इसका निर्माण होता है, बोन मैरो इसको कहा जाता है, अस्थि मज्जा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नंबर 29, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आर्गन? तो जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका सूत्र CO2 है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने इसको ध्यान देना है, ये ग्रीन हाउस गैस है। किस कण का धनात्मक आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन या प्रोटॉन? तो आपने ध्यान देना है कि जो धनात्मक मतलब पॉजिटिव चार्ज किसका होता है? तो ये होता है प्रोटॉन का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। तो यहाँ पे धनात्मक आवेश वाला पूछा गया था, तो प्रोटॉन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे जीके और जो साइंस है इसके हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब आगे हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस, तो यहाँ पे पार्ट 3 मैथ के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यदि किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर
और इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एक आयत का जो परिमाप है वो दिया गया है कि जो परिमाप है, परिमाप कितना है? परिमाप बराबर है, परिमाप क्या होता है? ट्रू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये यहाँ पे आ जाता है परिमाप। और ये ध्यान देना कि यहाँ पे जो राइटिंग है वो प्रॉपर नहीं बनती, तो इस चीज का ध्यान देना है, आपने एडजस्ट कर लेना है। परिमाप दिया है 60 और यहाँ पे ट्रू इंटू जो लंबाई है वो दी है 20 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे 20 डाल दिया, प्लस एक जो चौड़ाई है वो निकालनी है, तो चौड़ाई यहाँ पे पूछा गया है, तो चौड़ाई हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सामने से सामने ये कट जाएगा, आमने सामने 2 से जाएगा ये 30 बार, 30 बराबर है, यहाँ क्या बचा है? 20 प्लस चौड़ाई। तो जो हमारे पास यहाँ पे 20 है वो प्लस का है और यहाँ चला जाएगा ये 30 के साथ, तो 30 जो प्लस का 20 है वो अरे आ जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो चौड़ाई की वैल्यू यहाँ पे निकलने वाली है। चौड़ाई कितनी आएगी? 30 में से 20 गए तो 10 सेंटीमीटर वापस बचता है, तो चौड़ाई पूछा गया था, तो चौड़ाई कितना आया? 10 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यक्ति अपनी तनख्वाह का 1/4 हिस्सा किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी तनख्वाह 32,000 रुपए है तो किराए पर कितना खर्च करता है? तो एक व्यक्ति है यहाँ पे, ये क्या काम करता है कि जो अपनी तनख्वाह का है वो टोटल हिस्सा तनख्वाह का 4 है और उसमें से जो एक हिस्सा है वो किराए पर खर्च करता है। अब उसने क्या ये खर्च करता है और ये उसका कुल जो हिस्सा है वो है, तो इसने बोला कि जो उसकी तनख्वाह है वो 32,000 है, यानी जो ये 32,000 यहाँ पे वैल्यू दी गई है, ये 32,000 किसके बराबर है? ये 4 हिस्सों के बराबर है, तो ये आपका चौथा हिस्सा आ जाएगा जो 32,000 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने इसका जो एक हिस्सा है उसकी वैल्यू निकाल देंगे, 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 अठे 32, तो जो एक हिस्से की वैल्यू है वो कितनी आई? एक हिस्से की वैल्यू वो आई 8,000। अब इसने ये बोला कि जो एक हिस्सा है वो किराए पर खर्च करता है, तो एक हिस्सा अगर ये किराए पर खर्च करता है तो 1 गुना 1 जो हिस्से की वैल्यू है वो कितनी आई है? 8,000 आई है, यानी वो किराए पर कितना खर्च करता है? किराए पर 8,000 जो रुपए है वो खर्च करता है, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे वो राइट आंसर होगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, यह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो हमने यहाँ पे निकालनी है दूरी, और दूरी का जो फॉर्मूला है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है डिस्टेंस निकालना है, और जो स्पीड है वो दी है 90 किलोमीटर पर आवर, और जो समय है वो भी आवर में दिया है, वो है 2.5 आवर। तो 90 गुना यहाँ पे जो ये पॉइंट वाली वैल्यू है इसको पॉइंट रिमूव कर देंगे, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे कितना लगा देंगे? हम 10 लगा देंगे, और यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी, आया हमारे पास 9 × 25 जो बनता है आपका 225, 225, और 225 दूरी पूछी थी तो किलोमीटर में, तो हम देखेंगे कि जो 225 किलोमीटर है वो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 34, 144 का वर्गमूल क्या है? यानी जो 144 का वर्गमूल है वो कितना होगा? तो हमने देखा कि अंडरूट जो 144 है ये किसकी वैल्यू होती है? तो 144 है, अंडरूट 144 वो 12 की वैल्यू होती है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। पहली 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है? 3, 5, 7 या 9? तो जो पहली विषम संख्या है यहाँ पे पहली 5 बतानी है, तो पहली कितनी है? 1, फिर उसके बाद 3, 5, 7 और क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसका औसत बताना है, और जो औसत है वो क्या आता है? पहली प्लस अंतिम बटे 2, पहली प्लस अंतिम बटे 2। तो यहाँ पे 9 और 1, पहली क्या है? 1 और अंतिम क्या है? 9, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10/2, तो ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा?
5 आ जाएगा, तो 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 60 मीटर की एक रस्सी को 5 बराबर हिस्सों में काटा जाता है, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी। तो हमने देखा कि हमारे पास एक रस्सी है जो लगभग 60 मीटर लंबी है। अब इन्होंने बोला कि इस रस्सी का 5 बराबर हिस्सों में काट देना है, तो हमारे पास जो टोटल है वो 60 मीटर है और इसको 5 बराबर हिस्सों में काटना है, तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और 5 से कितने बार जाएगा, 12 बार। तो जो एक हिस्से की लंबाई है वो 12 मीटर होगी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसका व्यास क्या होगा। यानी हमारे पास एक यहाँ पे वृत्त दिया गया है जिसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब ये होता है, ये जो सर्कल का हाफ होता है, तो यहाँ पे जो त्रिज्या है वो कितनी दी है, 7 दी है, और इन्होंने पूछा है कि इसका व्यास कितना होगा। तो अगर व्यास की बात करें, ये 2 गुना होता है त्रिज्या का, तो यहाँ पे जो व्यास है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 गुना आर की वैल्यू कितनी है, 7, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14, तो जो यहाँ पे वैल्यू है वो ऑप्शन सी में दी गई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक टोकरी में 20 सेब है, यदि 8 सेब खराब है तो अच्छे सेबों का भिन्न क्या होगा। यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू पूछी गई है। हमारे पास मान लो यहाँ पे ये टोकरी है और इसमें जो 20 सेब है ये टोटल है, और इस टोटल हमेशा नीचे आता है कुल, तो 20 सेब कुल है जिसमें से 8 सेब खराब है, तो जो भिन्न है वो 8 का नहीं पूछा गया है, भिन्न पूछा गया है अच्छे का, तो 20 में से 8 सेब कैसे है, खराब है, तो भिन्न पूछा गया है अच्छे का, तो जो 20 में से 8 सेब खराब है तो अच्छे सेब कितने हैं, 12, और कुल सेब कितने हैं, 20, तो अगर इसको हम कैंसल आउट कर देंगे तो ये कितने से कटेगा, 4 से, 4 तिये 12 और 4 पंजे 20, तो जो इसकी भिन्न है अच्छे सेब की वो क्या आई, 3/5, और 3/5 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 6 दोनों का गुणज है। इसका मतलब है कि आपने एलसीएम निकालना है 4 और 6 का, तो हमने 4 और 6 का यहाँ पे एलसीएम निकाला, 2 से देखेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और अंत में 3 से काटेंगे, 1 और 3 एकम 3, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम कैसे आता है, जब ये चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, तो 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, तो जो 4 और 6 दोनों का गुणज है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12। क्वेश्चन नंबर 40, 160 का 25% क्या है। तो हमारे पास वैल्यू 160 दी है और इसका निकालना है 25%। अब प्रतिशत यहाँ से हटाओगे तो बटे में कितना लगेगा, 100 लगेगा, और यहाँ पे 0 से 0 कटा, 5 से काटोगे, 5 पंजा 25 और 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे 2 से काटोगे, 2 एकम 2 और 2 अठे 16, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी, ऊपर 8 बचा है और 5 बचा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पंजे 40, तो जो 160 का 25% है वो कितना होता है, 40, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, 0.5 इंटू 0.2 का मान क्या होगा। तो एक बात तो आपने ध्यान देनी है कि जब भी ये पॉइंटों की गुणा है, जैसे ये 0.5 है इंटू 0.2 है, तो इसको आपने जो संख्या है वो प्रॉपर मान लेनी है, जैसे ये 5 है इंटू ये कितना है, 2 है, और आपने जो इस सिंपल संख्या को है वो गुणा करना है, जैसे 5 गुणा 2, 5 दूनी कितना हुआ, 10। अब जो ये पॉइंट है ये आपने यूज करने हैं, यहाँ जो पॉइंट था उसके बाद एक डिजिट है और यहाँ भी एक डिजिट है, तो एक और एक 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगी, और आपने इकाई से, यहाँ से इकाई से 2 अंक पहले दशमलव लगाना है, तो जो इसका आंसर है वो कितना आएगा, 0.10, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। एक व्यक्ति 600 को अपने 2 बेटों के बीच 2:3 के अनुपात में बांटता है, बड़े बेटे कितने प्राप्त करता है, यानी जो बड़ा बेटा है वो कितने जो रुपए है वो प्राप्त करता है। एक व्यक्ति था, इसने क्या करा, जो अपने 2 बेटे हैं उनके बीच पैसे बांटे, और किस अनुपात में, 2:3
3 के अनुपात में पैसे बांट दिए। पैसे कुल कितने थे? पैसे थे 600, और जब आपके पास कुल पैसे आ जाए तो अनुपातों को भी आपने कुल कर देना है। इन्होंने जो पैसे है वो 600 बांटे, और अनुपात में कितने बांटे? इनको 2 अनुपात दिए और इनको 3 अनुपात दिए, यानी इन्होंने टोटल जो अनुपात है वो 5 अनुपात बांटे हैं, और जो टोटल पैसे है वो कितने बांटे हैं? 600 बांटे हैं। तो 5 अनुपात की वैल्यू वो 600 रुपए के बराबर हो गई। एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 5 एकम 5, और यहाँ से 5 एकम 5, कितना बचा? 1 से बना 10, 5 दूनी 10 और 0 की 0। तो जो एक अनुपात की वैल्यू है वो कितनी आई? 120 आई। अब इन्होंने पूछा क्या कि बड़े बेटे को कितना प्राप्त हुआ? तो जो बड़े बेटे का अनुपात है वो है 3 अनुपात। बड़े बेटे का अनुपात है 3 अनुपात, तो 3 गुणा ए की वैल्यू कितनी है? 120। जब आप इसको इंटू करोगे 12 तिये 36, तो ये आएगा 360 रुपए। बड़े बेटे को 360 रुपए मिले, जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 2600 पर 2 वर्षों की अवधि के लिए 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जिसका सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा समय बटे 100। तो जो यहाँ पे मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो कितना दिया है? 2600 रुपए, गुणा दर कितनी है? 7%, और जो समय है वो है 2 वर्ष बटे में 100। अगर यहाँ पे 10 का नियम लगाएंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, और ऊपर क्या बचा है? 26। और जब 26 गुणा 14 करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 14 छिके 84, हासिल कितने आ जाएंगे? 8, और 14 दूनी 28 और 8 कितना आएगा? 36, और जो आंसर है वो कितना है? 364। ये ऑप्शन बी में दिया गया है। एक आदमी एक गाय 22,000 रुपए में बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य यानी आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है, और कॉस्ट प्राइस का जो सूत्र होता है वो होता है एसपी यानी विक्रय मूल्य, एसपी इंटू 100 बटे में क्या आ जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो जो सीपी की वैल्यू है वो क्या आएगी? जो एसपी है वो दिया है 22,000 रुपए, तो यहाँ पे 22,000 रुपए ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये 22,000 रुपए है, इंटू जो फॉर्मूले में है वो 100 दिया गया है बटे में, इसको प्रॉफिट कितना का हुआ है? वो हुआ है 10% का, तो नीचे आएगा 110। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 0 से 0 काट देंगे, और 11 के नियम से इसको काट देंगे। 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, और यहाँ पे 2 0 ये बची हुई है, तो इसको इंटू कर देंगे। 2 1 जा 2, और इसके पास 0 कितनी है? 1 2 3 4, तो हम 4 0 यहाँ पे लगा देंगे। तो उसका जो प्रॉफिट है या क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पूछा गया है कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो उसका जो क्रय मूल्य है वो 20,000 होगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 24 दिन में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? यहाँ पे दिया है कि जो ए और बी है ये मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, और जो ए अकेला है वो करता है 24 दिन में। तो यहाँ पे जो हम पहले वाले का है, ए और बी का है और ए का है, वो एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा 24। ये जो एलसीएम है ये होता है कुल काम, ये आपने ध्यान देना है, जो ये एलसीएम है वो कुल काम होता है। और यहाँ पे हम जब एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक दिन का काम आता है। तो 8 से जब 24 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा, और 24 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये एक दिन का काम है। तो जब अकेला काम करता है तो एक दिन के काम को माइनस किया जाता है, तो 3 में से 1 माइनस हुआ, बचा कितना? 2। तो ये जो एक दिन में इनका डिफरेंस आ रहा है, एक दिन के काम का, वो 2 का डिफरेंस आ रहा है, और कुल काम कितना करना है? 24, और इनके जो एक दिन का काम है वो कितना है? 2। तो 2 से 24 को डिवाइड कर देंगे, आएगा कितना? 12। तो 12 ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46,
दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वो शब्दकोश में आते हैं। तो ये जो 46 से 50 तक है ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो इसको कर लेते हैं। यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं, इसको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लगाना है। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। पहला क्या है? FAMOUS। उसके बाद है FANATICAL। फिर है FARMHOUSE। उसके बाद क्या आएगा? FANCY। तो डिक्शनरी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे FA यहाँ पे सबके पास ये दिया गया है। अब इसके बाद देख लेंगे फैंसी भी दिया और एक और है फादर, FATHER। तो जो FA है ये सभी पांचों के पास दिया गया है। अब देखते हैं तीसरा जो लेटर है वो किसका सबसे छोटा है, हम उसी को ले लेंगे। इसके बाद जो सबसे छोटा मिलेगा वो M है, क्योंकि M 13 पे आता है। तो हमें ये तो पता चला कि पहले पे तो ये ही आएगा जो हमारा पहला है। उसके बाद FA के बाद यहाँ पे N है, इसके पास R है, इसके पास N है और इसके पास T है। तो N वाले में ये वाला आ जाएगा, ये दूसरे पे आ जाएगा। फिर N वाला ये कितने पे आ जाएगा? तीसरे पे आ जाएगा। ये T पे चौथा और ये वाला कौन सा आ जाएगा? पांचवा आ जाएगा। तो हम अगर इसका सीक्वेंस लगाए तो ये क्या बना सीक्वेंस? तो ऑप्शन डी में बना है 1 2, फिर उसके बाद कौन सा जा रहा है? चौथे नंबर वाला, यानी 1 2 फिर चौथे वाला। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सीक्वेंस आप देखोगे कि पहले ये आ रहा है, एक हुआ, फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है? दूसरे वाला, फिर आ रहा है चौथे वाला, फिर आ रहा है कौन सा? तीसरे वाला और फिर पांचवे वाला। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? श्रृंखला क्या है? 7 21 35 क्वेश्चन मार्क और 63। तो यहाँ पे देखोगे 7, फिर 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, फिर 7 छके 42, 7 सते 49। आप देखोगे कि एक जो 7 का ये मल्टीपल चला है, लेकिन कैसा चला है? अल्टरनेट चला हुआ है। इसमें एक जो डिजिट है वो इन्होंने छोड़ दिया है। जैसे एक मल्टीपल छोड़ दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 को छोड़ दिया, फिर 7 तिये 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छिके 42, 7 सते 49, फिर 8 सते 56, फिर 7 9 में 63। इस हिसाब से चला है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 49 आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर क्या आएगा? अब यहाँ पे जो अक्षर है वो क्या दी है? Z दिए है, X दिया है, U दिया है, Q दिया है और यहाँ वाला पूछा गया है। अगर इनके प्लेस वैल्यू भर दे, ये 26 पे है, ये 24 पे है, ये 21 पे है, ये 17 पे है, तो पूछा गया कि यहाँ पे क्या आने वाला है। अगर इसका डिफरेंस देखें तो यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ पे -3 हुआ, यहाँ पे -4 हुआ और यहाँ पे -5 होगा। तो कितना आएगा? 17 में से 5 गए तो 12 आएगा और 12 पे क्या होता है? L। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49। किसी कूट भाषा में BLAME को NDXGO के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में क्रीम को किस रूप में लिखा जाएगा? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं। BLAME, ब्लेम को क्या लिखा गया है? NDXGO। तो इसको पहले देख लेंगे। क्रॉस में आप देखोगे, अगर नंबर डालोगे, ये 2 पे, ये 12 पे, ये 1 पे, ये 13 पे और ये कितने पे आएगा? 5 पे। ये 14 4 24 7 और 15। अब क्या देखा हमने कि जो ये क्रॉस में है वो प्लस हो रहा है। 12 में 2 जुड़े तो 14 हुआ और यहाँ पे 2 में 2 जुड़े तो 4 हुआ, यानी यहाँ पे तो +2 हो रहा है क्रॉस में। और लास्ट में भी देखोगे तो 13 + 2 15 और यहाँ पे भी क्रॉस में देखोगे तो 5 और 2 7 और अगर बीच में देखोगे तो एक में 24 कैसे आया? -3 करके।
तो हम इसको भी उसी प्रकार से करेंगे, CREAM। तो इसमें जल्दी से हम ऑप्शन में पहुंचेंगे कि जो 18 है R 18 पे आता है और जो यहाँ पे C है वो 3 पे आता है। 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 मतलब E होगा, और 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 होगा, यानी T। तो T और E हम देखेंगे किस ऑप्शन में है। तो T और E यहाँ पे A और B दोनों के पास है। अब बीच वाला देखेंगे, E 5 पे है, 5 माइनस 3 करेंगे तो 5 में से 3 गए 2, 2 में क्या आता है, B आता है। अब देखेंगे B कहाँ है, B A के पास दिया गया, तो पूरा करने की हमें जरूरत नहीं है, ऑप्शन A इसका राइट आंसर होगा। शुरुआत से शुरू करते हुए राहुल 28 व्यक्तियों की एक पंक्ति में कौन से स्थान पर है यदि वह अंतिम से 5वें पर बैठा हुआ है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे कुल दिए गए हैं, कुल कितने हैं, 28 दिए गए हैं। अगर कुल की बात करें, कुल 28 है और 28 में से जो उसका 5वां स्थान दिया गया है तो ये स्थान माइनस कर देंगे, तो 8 में से 5 गए, ये 3 बचता है और यहाँ पे 2 बचता है। तो यहाँ पे जो कुल में से है, कुल में से दिया गया स्थान माइनस करना है, ये 23 आया और उसमें प्लस 1 करना है, 23 और 1 कितना हो जाएगा, 24। तो क्वेश्चन क्या था कि शुरुआत से शुरू करते हुए राहुल 28 व्यक्तियों की एक पंक्ति में है, यानी कुल कितने दिए गए थे, 28। जब आपके पास कुल दिए गए हो तो कुल में से जो उसका स्थान दिया है वो माइनस करना है, तो 28 में से माइनस करेंगे 5, तो 28 में से 5 गए तो कितना बचता है, 23, और प्लस करना है 1, तो 23 और 1 कितना हो जाएगा, 24, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट होता है। आप जरूर कमेंट में बताएं आपका स्कोर 50 में से कितना रहा। जय हिंद, जय भारत।